या सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही हाईटेक और नगरीय सभ्यता थी। उनके पास पक्की ईंटों के घर थे, बहुत ही शानदार ड्रेनेज सिस्टम था। बिल्कुल। लेकिन जब वो सभ्यता खत्म हुई तो उसके बाद जो ये वैदिक काल आया, उसमें लोग वापस ग्रामीण जीवन की ओर लौट गए। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। मतलब एक तरह से ये उल्टे कदम चलने जैसा लगता है। ऐसा क्यों हुआ और कैसे इस ग्रामीण जीवन ने भारत के सबसे गहरे दर्शन को जन्म दिया? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये वास्तव में उल्टा कदम चलना नहीं था। अच्छा। हाँ, ये एक बिल्कुल अलग तरह के समाज का जन्म था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कई भौगोलिक कारणों से हुआ था, जैसे नदियों का सूखना या बाढ़ आना। जी। तो जब वैदिक आर्यों का इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ तो उनका जीवन जीने का तरीका उन शहरवासियों से बिल्कुल अलग था। वो लोग शहरों में नहीं रहते थे? एकदम सही। वो मूल रूप से खानाबदोश और पशुपालक थे। उनके लिए पक्की ईंटों के बड़े शहरों से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके पशु थे, उनके घोड़े थे और प्रकृति थी। तो उनकी प्राथमिकताएं ही अलग थीं। बिल्कुल। इसीलिए ये बदलाव एक नगरीय जीवन से ग्रामीण जीवन की ओर था। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भौतिक रूप से भले ही ये एक सरल ग्रामीण समाज लग सकता है, लेकिन वैचारिक रूप से और दार्शनिक रूप से इन्होंने जिस गहरी सोच का निर्माण किया वही आज तक भारतीय समाज का आधार है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो अगर हम इनके भूगोल की बात करें जी, तो स्रोत बताते हैं कि शुरुआती ऋग्वेदिक काल में आर्य मुख्य रूप से सप्त सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित थे। यानी 7 नदियों की भूमि। हाँ, जहाँ सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे उन्होंने नदी तमा कहा है, मतलब नदियों में सर्वश्रेष्ठ। लेकिन सबसे ज्यादा व्यावहारिक महत्व सिंधु नदी का था। जी बिल्कुल। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर उनके पास इतना विशाल उपजाऊ क्षेत्र था तो वे वहीं क्यों रुके रहे? वे आगे मतलब गंगा के मैदानों की तरफ क्यों नहीं गए? इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्राकृतिक बाधा थी। प्राकृतिक बाधा? हाँ, घने जंगल। सप्त सिंधु क्षेत्र के आगे गंगा यमुना दोआब में बेहद घने जंगल थे, जिन्हें उस समय की तांबे या कांसे की कुल्हाड़ियों से काटना लगभग असंभव था। ओह, तो उनके औजार इतने मजबूत नहीं थे? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। एक बहुत बड़ी खोज हुई। लोहा? एकदम सही। लोहा, जिसे वैदिक ग्रंथों में कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा गया है, ये सिर्फ एक धातु की खोज नहीं थी। तो ये एक तरह की क्रांति थी। पूरी तरह से। इसने पूरे भारत के भूगोल, अर्थव्यवस्था और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक भयानक बड़ी क्रांति थी। तो लोहे ने ऐसा क्या जादू कर दिया जो तांबा नहीं कर पाया? सीधी सी बात है, वो ज्यादा मजबूत था। हाँ, लोहे की कुल्हाड़ियां बेहद मजबूत होती थीं। अब उन घने जंगलों को काटना और साफ करना मुमकिन हो गया। इससे आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र से आगे बढ़कर पूरब में गंगा यमुना दोआब की ओर बढ़ने लगे और वहां बसने लगे। और मुझे लगता है कि लोहे का इस्तेमाल सिर्फ जंगलों को काटने तक तो सीमित नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। इसका सबसे बड़ा असर पड़ा खेती पर। लोहे के फाल, जिसे हम प्लाउशेयर कहते हैं, उसका इस्तेमाल शुरू हुआ। अच्छा, जो हल में नीचे लगता है? हाँ, अब तक लकड़ी के फाल से जमीन की सिर्फ ऊपरी सतह ही खुरची जाती थी, लेकिन लोहे के फाल से गहरी जुताई संभव हो गई। और गहरी जुताई का मतलब है मिट्टी के नीचे के पोषक तत्वों का ऊपर आना और खेती में बम्पर पैदावार होना, एकदम सरप्लस प्रोडक्शन। तो इसका मतलब है कि जो अर्थव्यवस्था पहले पूरी तरह से पशुपालन पर, मतलब गाय भैंस चराने पर टिकी थी, वो अब कृषि प्रधान हो गई। बिल्कुल। और जब लोग अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज उगाने लगते हैं तो जाहिर है कि वे उस बचे हुए अनाज का व्यापार भी करेंगे। एकदम सही पकड़े हैं। और जब व्यापार बढ़ता है तो समाज का रूप ही बदल जाता है। इस कृषि और व्यापारिक क्रांति ने समाज में कई नए वर्गों को जन्म दे दिया। हाँ, स्रोतों में कुछ बहुत ही रोचक नाम दिए गए हैं। जैसे एक नाम है पणी, जो धनी व्यापारी होते थे। हाँ, ये लोग दूर दूर तक व्यापार करने जाते थे। और फिर एक वर्ग उभरा, कुसीदिन, जो सूदखोर या ब्याज पर पैसे देने वाले लोग। और श्रेष्ठिन, जो बड़े व्यापारिक गिल्ड या संघों के प्रमुख हुआ करते थे। ये सोचना कितना अद्भुत है कि केवल एक धातु ने पूरी अर्थव्यवस्था का ढांचा ही बदल कर रख दिया। वाकई। और जब अर्थव्यवस्था बदलती है
तो राजनीति भी तो बदलती है। बिल्कुल बदलती है। अक्सर जब हम प्राचीन राजाओं के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक ऐसे तानाशाह की छवि आती है जो एक विशाल महल में बैठता है, जिसके पास असीमित जमीन होती है और जो मनमानी करता है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अक्सर इतिहास को लेकर होती है। हाँ, क्योंकि इन नोट्स को पढ़कर लगता है कि ऋग्वैदिक काल में राजा की भूमिका वैसी बिल्कुल नहीं थी, एकदम नहीं। शुरुआती ऋग्वैदिक काल में राजा को राजन या जनस्य गोप कहा जाता था। जनस्य गोप का मतलब है जन यानी कबीले का रक्षक। रक्षक मतलब वो जमीन का मालिक नहीं था? बिल्कुल नहीं। उसका काम किसी खास जमीन के टुकड़े पर राज करना नहीं था। उसका काम था युद्ध के समय अपने कबीले के लोगों और उनके सबसे कीमती धन यानी उनके पशुओं की रक्षा करना। राजन के पास कोई स्थायी सेना या बड़ी नौकरशाही भी नहीं होती थी। तो फिर उस समय समाज का ढांचा कैसा था? शासन कैसे चलता था? ये बहुत ही जमीनी स्तर का ढांचा था। सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी जिसे कुल कहते थे। इसके मुखिया को कुलप कहा जाता था। कुलप, ठीक है। फिर कई कुलों से मिलके एक ग्राम बनता था जिसका प्रमुख ग्रामणी होता था। और ग्रामों के ऊपर? ग्रामों के समूह से मिलकर विश बनता था जिसका मुखिया विशपति होता था। और सबसे ऊपर जन होता था जिसका प्रमुख राजन था। ये पूरा सिस्टम जमीन पर नहीं बल्कि कबीलाई वफादारी पर टिका था। लेकिन फिर से वही लोहे वाली बात आ जाती है। उत्तर वैदिक काल आते आते ये रक्षक एक महाशक्तिशाली सम्राट में कैसे बदल गया? संसाधनों पर नियंत्रण की होड़ के कारण। जैसा हमने अभी कहा, लोहे के कारण खेती से पैदावार बढ़ने लगी। जमीन अब बहुत उपजाऊ और कीमती हो गई थी। तो अब लड़ाई गायों के लिए नहीं, जमीन के लिए होने लगी। बिल्कुल, यहीं से क्षेत्रीय शक्ति या टेरिटरी की अवधारणा ने जन्म लिया। जमीन सत्ता का आधार बन गई। छोटे छोटे जन मिलकर बड़े महाजनपदों में तब्दील होने लगे। और जो टैक्स पहले मर्जी से दिया जाता था वो पक्का हो गया। हाँ, जिसे बलि कहा जाता था, जो राजा पहले अपने लोगों से केवल स्वैच्छिक कर लेता था, उत्तर वैदिक काल में उसने इस बलि और भाग को अनिवार्य कर दिया। ये तो सत्ता का पूरी तरह से केंद्रीकरण हो गया। लेकिन मैंने नोट्स में ये भी पढ़ा कि शुरुआती दौर में राजा पर लगाम लगाने के लिए एक तरह की प्राचीन संसद भी हुआ करती थी। जी, ऋग्वैदिक काल में राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। उसकी शक्ति कुछ विशेष परिषदों पर निर्भर होती थी। इनमें सबसे प्रमुख थीं सभा, समिति और विदत। सभा क्या थी? सभा समाज के श्रेष्ठ और वृद्ध लोगों की संस्था थी। आप इसे आज की राज्यसभा की तरह देख सकते हैं, जो मुख्य रूप से न्यायिक काम देखती थी। और समिति? समिति आम जनता की सभा थी। यहाँ सभी लोग इकट्ठा होते थे। इस समिति के पास इतनी ताकत होती थी कि वो राजा का चुनाव कर सकती थी और जरूरत पड़ने पर उसे हटा भी सकती थी। मतलब लोकतंत्र के कुछ बीज वहां भी थे। और ये विदत क्या था? स्रोतों में लिखा है कि ऋग्वेद में इसका जिक्र 122 बार हुआ है। विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। इसका मुख्य काम था अनुष्ठान करना और युद्ध में लूटे गए माल का बंटवारा करना। जब कबीले युद्ध जीतते थे तो जो भी धन या पशु मिलते थे उसे विदत में ही पूरे कबीले के बीच बांटा जाता था। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ऋग्वेदिक काल में इन सभाओं और विदत में महिलाओं की भी पूरी भागीदारी होती थी। बिल्कुल, उन्हें बहुत सम्मान के साथ सभावती कहा जाता था। प्रशासन को चलाने के लिए राजा के पास एक कैबिनेट भी होती थी जिसे 12 रत्निन कहा जाता था। हाँ, ये राजा के प्रमुख अधिकारी होते थे। मैं इस लिस्ट को देख रहा हूँ, इसमें कुछ पद तो बहुत साफ समझ आते हैं, जैसे पुरोहित जो धार्मिक सलाहकार थे, सेनानी जो सेना प्रमुख थे, सूत का काम सारथी या कवि का होता था, और अक्षवापासी के खेल और अकाउंटिंग का प्रमुख था। हाँ, लेकिन यहाँ कुछ पदों के नाम ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। जैसे एक नाम है संग्रहित्र और दूसरा है भागदुग। इन दोनों में क्या अंतर था? ये बहुत शानदार सवाल है और अक्सर लोग यहीं उलझते हैं। संग्रहित्र का मतलब होता था खजाना संभालने वाला या कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरर। उसका काम धन को सुरक्षित रखना था। और भागदुग? भागदुग का काम बिल्कुल अलग था। भाग का मतलब होता है हिस्सा। तो जो अधिकारी आम जनता से राजा का हिस्सा यानी टैक्स वसूल करता था उसे भागदुग या टैक्स कलेक्टर कहते थे। ये फर्क समझना बहुत जरूरी था। अब अगर हम थोड़ा समाज और आम लोगों के जीवन की ओर लौटे तो गायों का जिक्र बार बार आता है। ऐसा लगता है कि ऋग्वैदिक काल में गाय सिर्फ एक जानवर नहीं
बल्कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का केंद्र थी। ऐसा कहना 100% सही है। ऋग्वैदिक काल में गायें सबसे बड़ी करेंसी थी। धन का मापन गायों की संख्या से ही होता था। जिसके पास ज्यादा गायें वो ज्यादा अमीर। बिल्कुल, ऐसे अमीर व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। गायें इतनी पवित्र और मूल्यवान थीं कि उसे अघन्या घोषित किया गया था। अघन्या का मतलब? वह जिसे मारा नहीं जाना चाहिए। और उस समय जमीन पर किसी का कोई निजी हक नहीं होता था। जमीन पर पूरे कबीले या समुदाय का साझा हक होता था। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, जहां लोहे ने खेती को मुख्य पेशा बना दिया, वहां यह सिस्टम भी बदल जाता है। हाँ, जमीन का निजी स्वामित्व या प्राइवेट ओनरशिप शुरू हो गया। और व्यापार के लिए सिर्फ गाय ही नहीं, बल्कि सिक्कों जैसी नई मूल्य इकाइयों का इस्तेमाल होने लगा। नोट्स में निष्क, शतमान और कृष्णल का नाम है। ये बदलाव दिखाता है कि समाज कैसे धीरे धीरे जटिल हो रहा था। और जब समाज जटिल होता है तो उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियमों की जरूरत पड़ती है। सही बात है। और इन्हीं नियमों में से एक बहुत ही गहरा सामाजिक ढांचा था जीवन के 4 आश्रम। ये मानव जीवन को 100 साल का मानकर उसे 4 हिस्सों में बांटने का एक मास्टर प्लान था। इस मास्टर प्लान को थोड़ा गहराई से समझते हैं। 4 आश्रम थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य जीवन के पहले 25 साल तक होता था। हाँ, ब्रह्मचर्य का मुख्य लक्ष्य धर्म को समझना और शिक्षा प्राप्त करना था। इसमें इंसान को कड़े अनुशासन का पालन करना होता था। इसके बाद आता था गृहस्थाश्रम, जो 25 से 50 साल की उम्र तक चलता था, जो कि पूरे समाज की धुरी था। बिल्कुल। इसमें विवाह करना, परिवार पालना और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना शामिल था। इसके मुख्य लक्ष्य अर्थ और काम थे। अर्थ यानी धन कमाना और काम यानी इच्छाओं की पूर्ति। एकदम सही। इसके बाद का जो चरण है वानप्रस्थ, जो 50 से 75 साल की उम्र तक होता था, ये मुझे मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत भारी लगता है। मतलब एक इंसान जो 25 साल तक अपने परिवार और संपत्ति के बीच रहा है, उसे अचानक सब छोड़कर जंगलों की ओर जाना होता था। ये सुनने में भारी लगता है, लेकिन वानप्रस्थ वास्तव में एक बहुत बड़ा भावनात्मक और आध्यात्मिक कदम था। ये धीरे धीरे मोह माया छोड़ने और अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने का तरीका था। इंसान अचानक से सब कुछ नहीं छोड़ता, बल्कि वो समाज से थोड़ी दूरी बनाता है। एक तरह का ट्रांजिशन फेज था। हाँ, और अंत में 75 साल की उम्र के बाद संन्यास आश्रम आता था, जहाँ दुनिया का पूर्ण त्याग कर दिया जाता था और व्यक्ति अपना पूरा ध्यान सिर्फ आध्यात्मिक खोज और मोक्ष में लगा देता था। यह जीवन को व्यवस्थित करने का बहुत ही संतुलित तरीका था। लेकिन जब हम इस समाज की बात करते हैं तो महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। स्रोत दिखाते हैं कि ऋग्वैदिक काल महिलाओं के लिए एक तरह से स्वर्ण युग था। इतिहास का ये पहलू वाकई बहुत प्रेरणादायक है। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का पूरा अधिकार था। उनका भी उपनयन संस्कार होता था। उपनयन यानी वो पवित्र धागा पहनने की रस्म जिससे औपचारिक शिक्षा शुरू होती थी। हाँ, उस दौर में गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा और अपाला जैसी महान विदुषी महिलाओं ने केवल शिक्षा ही प्राप्त नहीं की, बल्कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण वैदिक मंत्रों की रचना भी की, जो आज तक पढ़े जाते हैं। ये तो बहुत ही गर्व की बात है। और ये भी राहत की बात है कि उस दौर में बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कोई कुरीति नहीं थी। लेकिन नोट्स में एक नियोग प्रथा का जिक्र है। ये क्या थी? नियोग प्रथा एक बहुत ही व्यवहारिक सामाजिक नियम था। अगर किसी महिला के पति की मृत्यु बिना किसी संतान के हो जाती थी, तो वह महिला अपने देवर या किसी करीबी रिश्तेदार के साथ संतान प्राप्ति के लिए रह सकती थी। इसका क्या कारण था? इसके पीछे एक गहरा आर्थिक कारण था। पशुपालक समाज में संपत्ति की रक्षा और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वारिस का होना बहुत जरूरी था। यह महिलाओं को सुरक्षा और अधिकार देने का एक तरीका था। लेकिन जैसे ही समाज उत्तर वैदिक काल में आता है, एक बहुत ही दुखद मोड़ देखने को मिलता है। महिलाओं के कई बुनियादी अधिकार उनसे छीन लिए गए। ये सच में एक बहुत बड़ा पतन था। उत्तर वैदिक काल में जहाँ जमीन और संपत्ति पर एकाधिकार बढ़ने लगा, वहाँ महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई। उनका उपनयन संस्कार रोक दिया गया, जिसका सीधा मतलब था कि उनसे औपचारिक शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। उन्हें सभाओं में जाने से रोक दिया गया। और सिर्फ महिलाओं के अधिकारों में ही कमी नहीं आई, पूरे समाज का ढांचा ही बहुत कठोर हो गया। वर्ण व्यवस्था को लेकर, हाँ, जो वैदिक समाज शुरुआत में योग्यता या कर्म पर आधारित था, मतलब आप जो काम करते हैं वही आपका वर्ण तय करेगा।
वो उत्तर वैदिक काल तक आते आते जन्माधारित वर्ण व्यवस्था में बदल गया। यानी आप जिस कुल में पैदा हुए हैं, अब वही जीवन भर के लिए आपकी पहचान तय करेगा। जब समाज में जमीन और संसाधन सीमित होते हैं, तो शक्तिशाली वर्ग अपनी सत्ता को अपने परिवार तक सीमित रखने के लिए ऐसे कठोर नियम बनाते हैं। वर्ण व्यवस्था का जन्म आधारित होना इसी का परिणाम था। अब इस सामाजिक ढांचे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम उस विषय पर आते हैं जिसके लिए वैदिक काल को पूरी दुनिया में जाना जाता है, धर्म, ज्ञान और दर्शन। हमारे 4 वेद, जिन्होंने पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा की नींव रखी। चलिए इस ज्ञान के भंडार को थोड़ा डिकोड करते हैं। सबसे पहले है ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन है। हाँ, इसमें मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र हैं। ये उस समय के समाज की सोच का सबसे बड़ा दर्पण है। इसमें विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी शामिल है, जो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, जो सविता देवता को समर्पित है। बिल्कुल, सूर्य देवता का एक रूप। इसके बाद सामवेद आता है, जिसे भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। हाँ, सामवेद में ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन उन्हें ऐसे व्यवस्थित किया गया है कि उन्हें यज्ञों के दौरान एक खास लय और सुर में गाया जा सके। मतलब अध्यात्म को कला के साथ जोड़ दिया गया। एकदम सही। तीसरा है यजुर्वेद, जो गद्य और पद्य यानी प्रोज और पोएट्री दोनों में लिखा गया है। इसमें यज्ञ विधियों और कर्म कांडों का बहुत तकनीकी वर्णन है। कौन सा यज्ञ कैसे होना चाहिए, उसकी पूरी विधि इसमें है। और चौथा वेद बाकी तीनों से मुझे बहुत अलग लगता है, अथर्ववेद। इसके बारे में पढ़कर ऐसा लगता है कि ये बड़े देवताओं या यज्ञों की बात करने के बजाय आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगियों पर ज्यादा ध्यान देता है। अथर्ववेद वास्तव में आम जनमानस का वेद है। जब लोग जंगलों में रह रहे थे, नई बीमारियां आ रही थी, तो उन सबका समाधान इस वेद में खोजा गया। इसमें औषधि, बीमारियों के इलाज और यहाँ तक कि जादू टोने का भी जिक्र है। ये आम इंसान के डर और चिंताओं को दिखाता है। और इन 4 वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग भी रचे गए हैं, जैसे शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, ताकि वेदों का सही अर्थ समझा जा सके। बिल्कुल। ज्ञान की इस पूरी परंपरा को 2 बहुत ही दिलचस्प हिस्सों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। इनका क्या मतलब है? श्रुति का अर्थ है जो सुना गया हो। ये वो ज्ञान है जिसे ऋषियों ने गहरे ध्यान में ईश्वरीय आवाज के रूप में सुना। इसे परम सत्य माना जाता है, जैसे कि वेद। और स्मृति? स्मृति का अर्थ है जिसे इंसान ने अपनी याददाश्त या समझ के आधार पर रचा हो। स्मृति ग्रंथों में समय के अनुसार बदलाव हो सकता है, जैसे कि धर्मशास्त्र। एक बात और जो नोट्स में उभार कर आती है कि जैसे जैसे ज्ञान बदला, वैसे वैसे देवताओं की प्रकृति भी बदल गई। ऋग्वेदिक काल के लोग मुख्य रूप से प्रकृति पूजक थे। हाँ, वे उन चीजों की पूजा करते थे जिनसे वे डरते थे या जिन्हें वे समझ नहीं पाते थे। उनके सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर कहा गया है, किलों को नष्ट करने वाले। और दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे। अग्नि को देवताओं और इंसानों के बीच एक मध्यस्थ माना जाता था कि आग में जो भी आहुति डालेंगे, धुआं उसे देवताओं तक पहुंचा देगा। और वरुण भी थे, जो पूरे ब्रह्मांड के नैतिक नियमों के रक्षक थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये परिदृश्य बदल गया। यज्ञ बहुत जटिल हो गए, प्रकृति देवता पीछे छूट गए। और ऐसा क्यों हुआ? ये एक गहरा दार्शनिक बदलाव था। जब इंसान की बुनियादी जरूरतें आसानी से पूरी होने लगी, तो वो बारिश या तूफान से डरना छोड़ चुका था। अब उसके मन में अस्तित्व को लेकर बड़े सवाल उठ रहे थे। हम कहाँ से आए हैं? ये दुनिया किसने बनाई? इसी मंथन से नए देवता उभरे। प्रजापति, जिन्हें सृजक माना गया, विष्णु, जो रक्षक बने, और रुद्र, जो विनाशक थे। ये समाज की मानसिक परिपक्वता का सबसे बड़ा संकेत था। ये पूरा सफर कितना अद्भुत रहा है। अगर हम आज के इस चर्चा को समेटें, तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच का अंतर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। बिल्कुल साफ। एक तरफ सिंधु घाटी थी, जो नगरीय थी, तांबा और कांसा इस्तेमाल करती थी, मात्र देवी की पूजा करती थी, और जिनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और दूसरी तरफ ये वैदिक सभ्यता, जो ग्रामीण थी। इनकी सबसे बड़ी ताकत लोहा था। इनका सारा ज्ञान मौखिक संस्कृत में था, जो सदियों तक सिर्फ सुनकर याद रखा गया। दोनों दुनिया एक दूसरे से पूरी तरह अलग थी। लेकिन इतिहास में कोई बदलाव रातों रात नहीं होता। हमारे आज के सभी स्रोतों से ये साफ है कि केवल एक धातु, लोहे की कुल्हाड़ी और लोहे के फाल की खोज ने वैदिक काल में पूरी अर्थव्यवस्था को जड़ से बदल दिया। बिल्कुल बदल दिया। उस अर्थव्यवस्था ने राजनीति को बदला, राजनीति ने सामाजिक ढांचे को बदला, और उसी ने महिलाओं के अधिकारों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।
ये सब सिर्फ एक तकनीक के कारण हुआ। ये बहुत गहरा पहलू है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के इस आधुनिक दौर में इंटरनेट, स्मार्टफोन या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें हमारी आधुनिक लोहे की कुल्हाड़ी हैं। बिना किसी शक के ये तकनीकें बिना हमारे जाने हमारे समाज के किन बुनियादी ढांचों को, हमारे रिश्तों और हमारे सोचने के तरीकों को हमेशा के लिए बदल रही हैं। जब भविष्य में कोई इतिहासकार हमारे युग का अध्ययन करेगा तो वह किस तकनीकी बदलाव को हमारे समाज के पतन या उत्थान का सबसे बड़ा कारण मानेगा? ये सच में एक बहुत ही पावरफुल थॉट है। ये इतिहास से मिलने वाला वो सबक है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज की इस विस्तृत और दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक और नए विषय और नए स्रोतों के साथ वापस लौटेंगे।